हेलो। हाँ, अब रिकॉर्डिंग भी शुरू हो गई। तो आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो बेसिकली देखेंगे कि यूपीएससी शो को। कर रहा ठीक है, तो आज हम भूगोल के बारे में जानेंगे यूपीएससी के संबंध में कि इसका क्या, किस पोर्शन को हमको पढ़ना है, क्या इसके लिए इम्पोर्टेंट है, और बैक ईयर के क्वेश्चन पे भी हम विचार करेंगे। जब से हमारा यूपीएससी का नया सिलेबस चेंज हुआ है तो इसमें देखेंगे खासा जब पैटर्न चेंज हुआ है तो इसमें भूगोल के साथ साथ और अगर आप जोड़ते हैं इकोलॉजी इन्वायरमेंट तो वो भी उसमें जुड़ा हुआ है और एक दूसरे से दोनों संबंधित है, तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो सिविल सेवा अगर परीक्षा में देखेंगे कि भूगोल क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये थोड़ा सा कुछ चीजें ऐसी है जो भूगोल को काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बना दिया जाता है। अर्थात आप देखें तो भूगोल जो है नॉर्मली अदर सब्जेक्ट या पॉलिटी आप देख लें या हिस्ट्री देख लें या अदर सब्जेक्ट देख लें जिसमें नॉर्मली लोग रट के समझ जाते हैं, आसानी से समझ जाते हैं। ये क्या है, भूगोल को अगर आप देखेंगे तो ये साइंस और आर्ट्स के बीच का सब्जेक्ट आपको नजर आता है। अर्थात ये हो गया कि साइंस भी है इसमें और आर्ट्स भी है। तो साइंस जो पोर्शन साइंस वाला है उसको हम लोग को बहुत तरीके से अच्छी तरह से समझना होगा और डेफिनेटली जानते हैं जब साइंस होता है तो उसको रटने से काम नहीं चलता है, उसको समझना पड़ता है। तो उसके लिए जो बेस्ट एनिमेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो इसमें आपको जिस तरह से अभी आप देखें कि जिस तरह से मैं सिलेबस पूरा आपको, तो ये नोट्स जो है यूपीएससी का जो सिलेबस है उसको नोट्स कर लें, इसी के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि होता क्या है कि जब आप मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे आपको कचरे मिल जाते हैं, बहुत सारे आपको मटेरियल मिल जाएगा, आपको लगेगा कि चलो हम इतना पढ़ लेंगे तो हम यूपीएससी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कि जैसा कि आप समझते हैं तो ये टोटल आप समझिए जो जितना भी मार्केट में उसमें से 50% से कम ही आप पढ़ेंगे तभी आप कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि जो यूपीएससी सिलेबस है वो सिलेबस से बाहर का चीज नहीं आपसे पूछेगा। तो चलिए देखते हैं। तो पिछले साल का हम एनालिसिस करेंगे तो उसमें देखेंगे। उसी तरह से भूगोल क्या है, एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, अर्थात ये आपको समसामयिकी से भी जुड़ा हुआ मिलेगा। जैसे कि अभी एग्जांपल के तौर पे देखिए केरल में लैंडस्लाइड हुआ था, तो ये लैंडस्लाइड हुआ क्यों था, केरल में लैंडस्लाइड के क्या क्या कारण थे, ये सारा यूपीएससी में पूछने वाला है। तो इसके पीछे कौन सी कारण जिम्मेदार है ये आपको पढ़ना है। उसी तरह से मुख्य परीक्षा अगर हम लोग देखेंगे तो मुख्य परीक्षा में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, मुख्य परीक्षा में ज्योग्राफी, क्योंकि ये आप अगर देखेंगे तो इसमें क्या है, पारिस्थितिकी, पर्यावरण, जैव विविधता, ये बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, पर्यावरण का जो ह्रास हो रहा है वो क्या है, हमारा पारिस्थितिकी संकट क्या है, इस पे बहुत सारे लेख भी आते हैं, बहुत सारी चीजें भी आती हैं। तो ये सारी चीज आप देखेंगे तो ये भूगोल और ये दोनों एक दूसरे से संबंधित आपको मिलेगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको भूगोल में मिलेगा, फिर उससे आगे बढ़ के हम लोग पारिस्थितिकी, पर्यावरण इत्यादि इसको हम लोग देखेंगे। तो ये जो हम आपको लिखा रहे वो थोड़ा सा लिखे, खास करके आप देखें तो ये क्या है, गतिशील सब्जेक्ट है, मतलब डायनेमिक सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी इज अ डायनेमिक सब्जेक्ट, तो जिससे आपको करंट अफेयर्स में भी लाभ होगा। मुख्य परीक्षा में भी ये इंपॉर्टेंट है, उसके साथ आपका पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जैव विविधता अर्थात इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, ये सारा चीज आप जानते हैं। जब पीटी का एग्जाम होता है तो कहीं ना कहीं आपको एक न एक आपको पूछ ही देगा कि कौन सा सेंचुरी कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये आपको करंट अफेयर से भी रिलेटेड है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आपको असम में एक सेंचुरी को नेशनल पार्क घोषित किया गया है। ठीक है, वो सब हम लोग करंट अफेयर्स में और डिटेल से उसको पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें ज्योग्राफी से आपको रिलेटेड मिलेंगी। फिर आप लोग इसको कुछ कुछ पॉइंट वाइज आप जो अभी सुन रहे होंगे तो उसको आराम से लिखते आप लोग, क्योंकि लिखने से क्या होगा कि आपके कॉपी में भी याद रहेगा। उसके साथ साथ दूसरी काम ये भी आप कर सकते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट भी रहेगा, लिखा हुआ भी रहेगा। तो जब आपको लिखा हुआ मिलेगा जब आगे पढ़ाएंगे, ये तो हमने कुछ पॉइंट बताया है, जब हम आगे आपको पढ़ाएंगे जैसे कि ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ाएंगे आगे, तो ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ, उससे पहले की क्या परिस्थितियां थी, बिग बैंग थ्योरी क्या था, ये सारी चीजें हम लोग आगे देखेंगे। तो ये जो स्क्रीनशॉट है वो आप लेते हुए चलेंगे, वो आपके लिए काफी फायदेमंद है।
क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल हम आपसे कनेक्ट क्यों, तकनीक का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो जो टेक्नोलॉजी में बेहतर एनिमेशन, जो शिक्षक आपको अच्छा से समझा पाएंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कोई चीज विजुअल जो होता है वो आपके ब्रेन में बैठ जाता है। तो अगर हम विजुअल आपको दिखाएंगे उससे क्या होगा कि आपका ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप होगा कि वो आप कभी भूलिएगा नहीं। रटने वाली चीज क्या होती है कि आज आप रट ले, 2 दिन के बाद आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर विजुअल कॉन्सेप्ट आपके अंदर हो गया, कि सपोज कीजिए कि ये चक्रवात कैसे बनता है या कोई चीज का भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, आप उसको आराम से डील कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हेलो, आवाज सुन रहे हैं आप लोग? यस हाँ सर। जी सर, आवाज आ रही है। तो ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ले लिया सर। ठीक है, ले लिया सर। तो अब देखें, जब हम भूगोल के यूपीएससी के सिलेबस को डिवाइड करते हैं तो मोटे तौर पे हम लोग 2 भागों में उसको बांटेंगे। एक तो विश्व भूगोल होगा हमारा, अर्थात वर्ल्ड ज्योग्राफी, और दूसरा हम लोग मानेंगे भारत का। तो इसको लिख लीजिए कि भूगोल, यहाँ लिख लीजिए भूगोल, और यहाँ लिखिए उसमें 2 आपका आएगा, एक विश्व भूगोल, दूसरा भारत का भूगोल। अब हम देखेंगे कि विश्व भूगोल में हमें क्या पढ़ना है, भारत के भूगोल में हमें क्या पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पीटी के लिए महत्वपूर्ण है, कौन कौन से क्वेश्चन मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ये आपका जो यूपीएससी का पाठ्यक्रम है, उसी पाठ्यक्रम के आधार पर मैं आपको ये दे रहा हूँ। तो आप लिख लें, उसके बाद आप देखिए, आप एक एक करके विश्व भूगोल देखेंगे, फिर भारत का भूगोल देखेंगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे। ले लिया सर। ठीक है, तो अब इसमें देखिए विश्व भूगोल। तो विश्व भूगोल को भी हम लोग 3 भागों में विभाजित करेंगे। नंबर 1 भौतिक भूगोल, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी होगा हमारा। उसी तरह से दूसरा सामाजिक भूगोल, सोशल ज्योग्राफी। तीसरा आपका होगा आर्थिक भूगोल, अर्थात इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो ये 3 आप उसको विश्व भूगोल में बांटिए। अब फिर एक एक करके कि भौतिक भूगोल में क्या पढ़ना है, सामाजिक भूगोल में हमको क्या पढ़ना है, आर्थिक भूगोल में क्या पढ़ना है, और जो जो पॉइंट हम लिखाएंगे वो सारा चित्र हम लोग इसमें पूरा क्लियर करेंगे, एक एक करके। वैसे ज्योग्राफी का सिलेबस काफी लंबा होता है, कोई पढ़ाता नहीं है पूरा, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि जो जो इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको हम लोग लेंगे, उसको पूरा हम आपको पढ़ाएंगे, पूरा सिलेबस कवर होगा इसमें। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम देखेंगे कि भौतिक में हमको, अर्थात विश्व भूगोल के भौतिक में हमको क्या पढ़ना है, सामाजिक में क्या पढ़ना है, आर्थिक में क्या। ठीक है, ले लिया सर। ठीक है, चलिए अब आगे चलिए भौतिक हो गया भूगोल। सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग भौतिक भूगोल के संबंध में बात करते हैं। तो भौतिक भूगोल में आप जो पढ़ेंगे वो होगा भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान और पारिस्थितिकी पर्यावरण। अब इसको आप लोग एक एक करके लिखें। अब देखिए भूआकृति विज्ञान में हम लोग को क्या पढ़ना होगा, पृथ्वी की उत्पत्ति। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। उसी तरह पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना पढ़ना होगा, ये भूआकृति विज्ञान के अंतर्गत आएगा। उसी तरह आपको पढ़ना होगा इस तरह आपको पढ़ना होगा कि प्लेट टेक्टोनिक यानी प्लेट विवर्तनिकी, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, ये आप लिख लें। इसमें महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, पर्वत निर्माण की प्रक्रिया, उसके बाद जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है, भू निर्माण की प्रक्रिया क्या क्या होती है, ये सारी चीजें जो हम लोग को पढ़नी है वो भूआकृति विज्ञान के अंतर्गत पढ़नी है। पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, उसके अंदर कौन कौन से तत्व मिले होते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम देखेंगे पृथ्वी कितने लेयरों में बटी हुई है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसी तरह से पढ़ेंगे कि जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है,
नदी द्वारा किस प्रकार की आकृति बनती है, हिमनद द्वारा किस प्रकार की आकृति बनती है, उसी तरह से देखेंगे पवन द्वारा किस प्रकार की आकृति बनती है। ये सारी चीज हम लोग भूआकृति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ज्वालामुखी का निर्माण कैसे होता है। उसी तरह से देखेंगे हम लोग, आप देखें तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से पहले कौन कौन से थ्योरी था जिसपे हमारा ये प्लेट टेक्टोनिक आधारित है। ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे इसके अंतर्गत भूआकृति विज्ञान के। तो ये आप लोग लिख लें भूआकृति विज्ञान। उसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की संरचना, भू निर्माण की प्रक्रिया, प्लेट टेक्टोनिक और ज्वालामुखीयता या ज्वालामुखी गति। ये सारा चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे भूआकृति विज्ञान के अंतर्गत। उसके बाद दूसरा जो हमारा आएगा भौतिक भूगोल में, वो आपको आएगा जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी। अब क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे क्या, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, वायुमंडल के बारे में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वायु मंडल की संगठन एवं संरचना, यानी उसका संगठन कैसा हुआ है और उसकी संरचना किस प्रकार से बनी हुई है, अर्थात उसके अंदर कौन कौन से गैस है, फिर वायुमंडल के लेयर कौन कौन से होते हैं। उसके बाद इसके अंदर गत पढ़ेंगे हम लोग हीट, रेडिएशन अर्थात ऊष्मा, उसके बाद विकिरण, सौर विकिरण, ऊष्मा बजट, ये सब पूछता है आपको। ये सारी चीजें जो हम लोग पढ़ेंगे तो जलवायु विज्ञान के अंतर्गत। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, जिसको कहते हैं हिंदी में वायुमंडलीय परिसंचरण, उसको पढ़ेंगे हम लोग किसमें, जलवायु विज्ञान के अंतर्गत, जलवायु विज्ञान के अंतर्गत। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसमें जो विभिन्न प्रकार की मौसम होते हैं, मौसम संबंधी गतिविधियां किस प्रकार से होती है, अर्थात इक्वेटर में किस तरह से बनता है, ट्रॉपिकल में किस तरह से बनता है, सब ट्रॉपिकल रीजन में किस तरह के मौसम निर्माण होते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे चक्रवातों का निर्माण किस तरह से होता है सर्कुलेशन में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाटर इन एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में जल किस प्रकार से सर्कुलेट होता है, बादलों का निर्माण किस तरह से होता है, बादलों के प्रकार किस तरह से होते हैं। ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे जलवायु विज्ञान के अंतर्गत क्लाइमेटोलॉजी के। इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि क्लाइमेट और वेदर में क्या फर्क है, अर्थात जलवायु और मौसम में क्या फर्क है। ये सारी चीजें एक एक करके हम लोग देखेंगे। फिर जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, फिर उसी के अंदर विश्व की जलवायु, इससे आपको अक्सर सवाल पूछता है। आगे हम लोग देखेंगे किस तरह से इस पे सवाल पूछा जाता है, चाहे वो पीटी हो अथवा मेंस हो। तो ये आप लोग लिख लें जलवायु विज्ञान। तीसरा होगा समुद्र विज्ञान, जिसको ओशियनोग्राफी कहती है। समुद्र विज्ञान में हम लोग मुख्यतः दो चीजों पे, एक तो ओशन वाटर या आप है महासागरीय जल, महासागरीय जल, और दूसरा होगा महासागरीय जल संचलन, अर्थात ओशन वाटर एंड ओशन सर्कुलेशन, जिसमें विभिन्न जो धाराएं चलती हैं, जो हम लोग देखते हैं किस तरह से, इसमें देखेंगे किस तरह से कन्वेयर बेल्ट है, किस तरह से ये धाराएं बनती है, साउथ अटलांटिक गियर क्या है, नॉर्थ अटलांटिक गियर क्या है, ये सारी जानकारी हम लोग समुद्र विज्ञान के अंतर्गत। उसके बाद चौथा जो हम फिजिकल ज्योग्राफी अर्थात भौतिक भूगोल में पढ़ेंगे वो पारिस्थितिकी और पर्यावरण। ये इसमें बेसिकली हम लोग पारिस्थितिकी और पर्यावरण का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आगे जैसे कि डिफरेंट जो पर्यावरण पे कन्वेंशन हुए हैं या नेशनल पार्क्स हैं, उसके बारे में हम लोग डे टू डे जो तैयारी करेंगे, खास करके चाहे वो पीटी हो या मेंस हो, तो वो आपको इससे सीधा आपको करंट अफेयर से रिलेटेड है। क्योंकि अगर आप देखें तो जितना नेशनल पार्क है, जितना ये, वो सारा रटने की जरूरत नहीं है। तो आपको थोड़ा सा इसके लिए एक्टिव बनना पड़ेगा। जैसे कि हमने बताया ना, ये जो सारी चीजें बल्कि है, मतलब आप जितना एक मेहनत तो आप लोग खूब करते हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं है हमारे खास करके हिंदी भाषी छात्रों के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है,
स्मार्ट तरीके से उसको हम लोग क्वांटिफाई नहीं कर पाते, यानी उसको सही तरीके से अरेंज नहीं कर पाते, जिसके वजह से क्या होता है कि हम लोग पीछे रह जाते हैं। तो इसको करंट से जोड़ के देखना है कि कौन कौन से पारिस्थितिकी संकट है पर्यावरण से, वो करंट में भी हमारा देखिएगा कि आता है, तो वो हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये है, तो ये आप लोग लिखना। तो ये आपका भौतिक भूगोल यानी विश्व भूगोल के संबंध में आपको ये मुख्य 4-5 जो है इसको हमको, तो इसका भी आप लोग लिख तो लिए होंगे तो धीरे धीरे, और स्क्रीनशॉट भी रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हेलो, ले लिया सर। अच्छा ठीक है। तो अभी तक इसका आप लोग ठीक से लिख पा रहे हैं या और मैं धीरे धीरे बोलूं, ये बताइए, कोई तेज तो नहीं है? हेलो, नो सर, नो सर। ठीक ठीक। अब सामाजिक भूगोल में जो हम लोग पढ़ेंगे तो मुख्य आपको अधिवास संरचना, जनसंख्या संरचना, मानव विकास और भू-राजनीति, ये दो चीज, तीन, इसमें भी 4 चीज आपका। तो अधिवास संरचना में हम लोग ये पढ़ेंगे कि सेटलमेंट क्या होता है, अर्बन सेटलमेंट और रूरल सेटलमेंट में क्या डिफरेंस होता है, यानी कि शहरी अधिवास और ग्रामीण अधिवास। उसी तरह से पॉपुलेशन कंपोजिशन, जिसमें लिंग अनुपात क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी किसको बोलते हैं, विभिन्न, चूंकि ये विश्व के संदर्भ में है तो विभिन्न देशों का अगर हम अध्ययन करेंगे तो किस देश में जनसंख्या बढ़ रहा है, किस देश में घट रहा है, किस देश में स्थिर है, उस पर जो सारी रिपोर्टें होंगी उसके बारे में हम लोग करेंगे। उसके बाद मानव विकास, इसमें हम लोग देखेंगे कि एक मानव विकास की क्या अवधारणा है, मानव विकास और आर्थिक विकास में क्या अंतर है, और दोनों को किस तरह से साम्य किया जाए, किस तरह से हम एक साथ, तो और फिर हम देखेंगे उसके बाद भू राजनीतिक, जियोपॉलिटिक्स के बारे में, जैसे अभी साउथ चाइना सी में देख रहे हैं, तो डिफरेंट जो भू राजनीतिक क्षेत्र वो किस तरह से बनते हैं। जैसे कि आपसे अगर पूछ दे, चूंकि ये हम लोग का जो होगा, तो जैसे कि मैंने बताया कि पीटी पे तो फोकस होगा ही हमारा, हम आपको जो महत्वपूर्ण मुख्य परीक्षा के लिए होगा उस पर करेंगे। उसके साथ साथ ही आप लोगों को इस बार जैसे हम लोगों ने गाइड किया था, बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट है जो इंटरव्यू तक गए, तो इंटरव्यू में कैसे गाइड करना है, जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा इंटरव्यू में कि बताइए कि इंडो पैसिफिक और एशिया पैसिफिक में क्या डिफरेंस है, दोनों की मौलिक डिफरेंस क्या क्या है, अंतर क्या क्या है, तो ये सारी चीजें जो है हम लोग भू राजनीतिक में करेंगे, जियोपॉलिटिक्स। तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आ जाए हम ले लिया सर। ठीक है। तो अब आगे हम लोग आर्थिक भूगोल में बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट हम लोगों को जानना होगा। तो विश्व भूगोल और ज्यादातर आर्थिक भूगोल का जो फोकस होता है वो भारतीय संदर्भ में होता है, लेकिन वैश्विक संदर्भ में देखें तो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय गतिविधियां क्या होती है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसी तरह से जो ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसी तरह से व्यापार एवं संचार, जो वैश्विक व्यापार है, किस तरह से संचार जो होता है, जो सैटेलाइट होता है, इंटरनेट किस तरह से इवॉल्व हुआ, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो ये इसमें 3 होगा। तो मुख्यतः ये आपको विश्व भूगोल के संदर्भ में, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग भारत के भूगोल के बारे में चर्चा हो गया सर। चलिए अब हम लोग भारत की भूगोल, तो भारत के भूगोल को भी ठीक इस प्रकार हम लोगों ने विश्व भूगोल को विभाजित किया था, सामाजिक, आर्थिक और भौतिक भूगोल में। उसी तरह से इसको भी करेंगे हम लोग। तो भौतिक भूगोल, सामाजिक और 3 भागों में करेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर आगे हम लोग देखेंगे भौतिक में हमको क्या करना है, भारत में सामाजिक में क्या पढ़ना है और आर्थिक में क्या। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम ले लिया सर। चलिए। तो अब इसमें हम देखेंगे भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल में भारत का स्थान और स्वरूप, जैसे भारत स्थित कहाँ है,
तो भारत कहाँ से कहाँ तक भारत का एक्सटेंट है, इसके बारे में बेसिक चीज एक एक चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर हम साउथ एशिया कहते हैं तो इस भारत को हम साउथ एशिया में क्यों कहते हैं, क्यों नहीं हम इसको वेस्ट एशिया कहते हैं, ईस्ट एशिया क्यों नहीं कह पाते हैं, तो ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसी तरह भारत की भौतिक संरचना है, भारत की संरचना किस प्रकार से है, हिमालय है, जैसे एक तरफ रेगिस्तान है, तो भारत कितने वर्गों में बटा हुआ है भौतिक रूप से, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसी तरह से भारत का अपवाह तंत्र, भारत का अपवाह तंत्र किस प्रकार का है, हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में क्या अंतर है, क्या कारण है कि अधिकतर नदियां आपको बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, क्या कारण है कि बंगाल की खाड़ी में नदियां डेल्टा बनाती है, अरब सागर में डेल्टा नहीं बनाती है। ये सारा क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है और इस तरह से अक्सर पूछे जाते हैं आपको क्वेश्चन, तो ये इसको हम लोग करेंगे अपवाह तंत्र में। उसी तरह से भारत की जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी के पूछेगा कि भारत को कितने जलवायु वर्गों में कोपेन ने बांटा, तो जो जो एक एक जलवायु क्षेत्र है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसी तरह से उसका नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति कहाँ क्या है, प्राकृतिक वनस्पति कहते किसको है, प्राकृतिक वनस्पति और जो नॉर्मल जो हम लोग वनस्पति लगाते हैं उसमें क्या डिफरेंसेस है, मिट्टी भारत की कहाँ कहाँ क्या है, कितने प्रकार की मिट्टी है, किस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसी तरह से जो लास्ट इसमें होगा आपका प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर जो होता है, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि नेचुरल डिजास्टर कहते हैं किसको है। इसमें दो शब्द आपको मिलेंगे, नेचुरल डिजास्टर है, नेचुरल हजार्ड्स। तो नेचुरल हजार्ड्स और नेचुरल डिजास्टर में क्या फर्क है, अर्थात प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक आपदा। तो प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक आपदा दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, किस तरह से हम प्राकृतिक आपदा से निपट सकते हैं, प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी है, ये सारी चीजें इसमें हम लोग, तो इसमें देखिए इसमें हम लोग भारत का स्थान और स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे, उसके भौतिक संरचना के बारे में करेंगे, फिर भारत का अपवाह तंत्र के बारे में करेंगे, उसके बाद प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी और भारत की जलवायु, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और भारत की प्राकृतिक आपदाएं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें, फिर आप लोग आए हो गया सर। हो गया। अच्छा, तो सामाजिक में हम लोग पढ़ेंगे तो जनसंख्या, प्रवास और अधिवास अर्थात सेटलमेंट। तो इसमें हम लोग देखेंगे भारत का पॉपुलेशन कंपोजिशन, ये खास करके आप देखें तो ये पीटी में तो पूछता ही पूछता है, लेकिन ये मुख्य परीक्षा के लिए आपका ज्यादा महत्व रखता है। जैसे कि आपसे पूछेगा भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के लिए वरदान है अथवा अभिशाप, चर्चा करें इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, तो उसमें देना पड़ेगा कि किस तरह से हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है, क्या इस जनसंख्या को हम बढ़ा सकते हैं। जैसे भारत अभी माना जाता है भारत सबसे ज्यादा युवाओं का देश है, इसके बारे में आपसे पूछ सकता है। उसी तरह से प्रवास या प्रवासन, माइग्रेशन के बारे में पूछा जाता है। खास करके आप समझिए कि जिस तरह से कोविड-19 का हुआ था और प्रवासी मजदूरों का जो संकट आया था, आप लोग जानते ही है, तो इसको लेकर के काफी इससे पीटी से भी क्वेश्चन रहेगा और मेंस में तो रहेगा ही कि प्रवास किसको कहते हैं, प्रवास कितने प्रकार के होते हैं, भारत में प्रवासन की स्थिति क्या क्या है, ये सारी चीजों को हम लोग इसमें डिटेल से। उसी तरह से अधिवास सेटलमेंट, भारत में जो डिफरेंट सेटलमेंट है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये 3 चीज है, इसका भी स्क्रीनशॉट लें फिर आगे ले लिया सर। चलिए, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है और अक्सर इससे आपको क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है, चाहे मेंस हो या पीटी हो आपको, जिसमें आर्थिक भूगोल हम लोग कहते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो उसमें आपका भूमि संसाधन अर्थात भारत के भूमि संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसी तरह से भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय कृषि किस दौर से गुजर रहा है, इसको किस तरह से सुधारा जा सकता है या कृषि संकट से कैसे निपटा जा सकता है, इसके लिए सुझाव दें। तो उसी तरह से जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेस के बारे में, उसी तरह से खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसी तरह उद्योग एवं सेवा क्षेत्र, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र क्या है, उसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, ये सारी चीजों को देखेंगे हम लोग। परिवहन एवं संचार सेवा,
योजना एवं क्षेत्रीय विकास, कि हमारा लोकल लेवल पे किस तरह से विकास हो रहा है, कैसे योजनाएं, पहले जो योजना बनती थी अब भले उसका नीति आयोग हो गया हो, लेकिन नीति आयोग भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपनी आर्थिक गतिविधि के लिए, जैसे कि आज ही का आप करंट अफेयर्स का न्यूज देखेंगे तो नीति आयोग ने एक्सपोर्ट के बारे में स्टेट का एक रिपोर्ट जारी किया है। तो वो सारी चीजें आप देखेंगे, तो ये सारी चीजें आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आएगा, ये सारी चीजें भारत में। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो उसके बाद। तो उसमें बेसिकली आप देख लें कि भूमि संसाधन यानी लैंड रिसोर्सेस, इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि, वाटर रिसोर्सेस, जल संसाधन, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस। उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी को हम आगे ग्रीन एनर्जी में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की बात होगी, उसी तरह से परिवहन एवं संचार के बारे में, फिर उसके बाद योजना, किस तरह से सरकार प्लानिंग करती है उसके बारे में, क्षेत्रीय विकास, रीजनल विकास, कुछ क्षेत्र विकसित हो जाता है, कुछ क्षेत्र अविकसित रहता है, उसके क्या कारण है, ये सारी चीजें आपको जो यूपीएससी का सिलेबस है। तो ये मोटा जो हमने अभी तक बताया, ये समझिए कि बस इतना ही पढ़ना है, इससे बियॉन्ड आपको कुछ नहीं पढ़ना है, और आपका पूरा ज्योग्राफी आपका तैयार हो जाएगा। उसके साथ साथ जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपका तैयार। ये जरूरी है इसके साथ आपको कि इन सिलेबस को खत्म करते हुए आपको थोड़ा सा चौकस रहना पड़ेगा कि करंट से इसको रिलेट करना, ठीक है। जैसे कि एक सिंपल सा है कि आप पढ़िएगा जब सोलर रेडिएशन के बारे में, ठीक है, सोलर रेडिएशन के बारे में पढ़िएगा तो उसमें देखते हैं कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में पूरी तरह से दिन रहता है, मतलब आर्टिक क्षेत्र में। ये क्वेश्चन पूछ दिया पिछले बार यूपीएससी और पीटी में। तो थोड़ा सा आपको चौकस रहना है, हर चीज से उसको रिलेट करते हुए देखना है कि किस तरह से। अभी बहुत सारे आप देखते हैं कि स्पेस प्रोग्राम बन रहा है, तो वो सारा भी आप देखेंगे, आप उससे रिलेटेड आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्पेस में जब जाते हैं हम लोग तो जो एक्सोस्फीयर होता है जिसमें आयन मंडल होता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो उसको किस तरह से वैज्ञानिक लोग काउंटर करते हैं, किस तरह से जाते हैं, तो सोलर रेडिएशन कैसे आता है, तो ये सारी चीजें उसी से रिलेटेड आपको मिलेगा। तो थोड़ा सा आपको इस सिलेबस को जो अभी मैंने दिया है, अगर मान लिया आप लोगों ने नहीं भी लिखा होगा तो स्क्रीनशॉट से फिर से भी लिख के इसको रख लीजिए, क्योंकि इसी सिलेबस के हिसाब से हम लोग आगामी दिनों में इसको पढ़ेंगे अच्छी तरह से, और फिर उससे हम लोग सवाल भी हल होगा आसानी से। इसके साथ साथ ही जो भी चैप्टर हमारा होगा, जैसे कि सपोज कि जो ऑरिजिन ऑफ अर्थ, या आपको हम सोलर रेडिएशन पढ़ाएं, या कोई भी चीज पढ़ाएं जो ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, तो आप लोग भी अपना जो एनसीईआरटी का बेसिक बुक है उसको देखिएगा, और उससे आप लोग भी पढ़ के आइएगा। फिर आप अगर नहीं समझ रहे हैं, आपके अंदर कुछ आशंकाएं हैं, तो वो डेफिनेटली हमसे पूछिए, फिर वो उसको हमको क्लियर करते हुए जाएंगे। तो जैसे ही आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा, फिर आपको ज्योग्राफी से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। हो गया सर। ठीक ठीक ठीक। अब यूपीएससी जो सिलेबस है इसका हम लोग विश्लेषण करते हैं कि ये जो सिलेबस था उसका विश्लेषण, प्रश्न कैसे पीटी में पूछा है। जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 10 साल का अगर आप एनालिसिस करें, 2010 में सिलेबस चेंज हुआ और 11 से शुरू हुआ, तो 11 से लेकर 19 तक का अगर आप वो पूरा एक एक क्वेश्चन देखें तो ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन पूछा है वो किस पोर्शन से कितना, ये भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। हम लोग जैसे कि हमने बताया कि पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, उसको स्मार्ट रीडिंग की जरूरत होती है, तो उसका एनालिसिस करें, एनालाइज करके देखें कि किस पोर्शन हमको ज्यादा बेनिफिट देना है। क्योंकि इतना आप समझ लीजिए, जब आप यूपीएससी का जो टॉप भी करता है, जो आईएएस टॉपर होता है, वो भी 50-52% से ज्यादा उसका मार्क्स नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं यूपीएससी का सिलेबस काफी टफ होता है। तो पूरा करने के चक्कर में कभी मत रहिए, पूरा करने के चक्कर में आप रहेंगे आप 30% भी हल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको चाहिए कि जो कॉन्सेप्ट है उसको पूरा सॉलिड करें, पूरी अच्छी तरह से तैयारी करें, और फिर आप 50% के आसपास आपका आ जाएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसको इस तरह से देखें। तो जो टॉपिक पिछले बार पूछा है जिस टॉपिक से, वो टॉपिक इधर हमने दिया है यहाँ पे टॉपिक,
उसी तरह से नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितने नंबर पूछे हैं पिछले 10 सालों में मोटे तौर पे। फिर हम लोग देखेंगे प्रश्नों के प्रकार, यानी किस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं, इसको हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो नंबर 1 में देखें भौतिक भूगोल, क्योंकि हम जानते हैं कि भौतिक भूगोल ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो भारत के संदर्भ में हो या आपको विश्व के संदर्भ में। तो हम देखेंगे कि भारत से कितने पूछे, फिर विश्व से पूछे। उसी तरह से दूसरा है सामाजिक भूगोल, जैसे हमने कहा था कि भौतिक, सामाजिक और आर्थिक। तो सामाजिक भूगोल से क्या क्या क्वेश्चन पूछे उसके बारे में, और आर्थिक भूगोल से क्या क्या क्वेश्चन पूछे। तो उसको अगर नंबर से हम मिलाएं, उसको अगर एनालिसिस करें, तो आप देख पाते हैं कि जो भारत का भूगोल है उससे तकरीबन आप 35 क्वेश्चन पूछे गए टोटल पिछले 10 साल में। उसी तरह विश्व भूगोल में, और ये क्या क्या क्वेश्चन है, तो प्रश्नों के प्रकार देख लो कि देशांतर में दिल्ली के सबसे करीब, ये क्वेश्चन आपका पूछा 18 में। बैरनदीप ज्वालामुखी कहाँ है, जैसे कि बैरनदीप ज्वालामुखी अंडमान निकोबार आइलैंड में है, तो पोर्ट ब्लेयर से 140 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में है। तो यही पूछा है कि कितना किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में है, ये क्वेश्चन आपको पूछा है बैरनदीप के बारे में। तो ये आपको आगे भारत के फिजिकल में जो हमने बताया कि भारत का फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग करेंगे। उसी तरह से ये पूछा था, जो भारत की स्थिति की बात अब करेंगे, तो उसको पूछा था कि जो दिल्ली से देशांतर गुजरती है, जो दिल्ली से देशांतर गए वो कौन से शहर के नजदीक से गुजरती है। तो अगर आप मैप देखेंगे तो इसको हम लोग मैप के द्वारा भी हल करेंगे। आप लोग का एक स्पेशल क्लास भी हम लोग अरेंज करेंगे जो सिर्फ मैप आधारित होगा, क्योंकि आप देखेंगे जब पीटी में फोकस करेंगे तो मैप से कम समझिए एक न एक क्वेश्चन आपको पूछता ही है यूपीएससी। तो देशांतर दिल्ली के करीब, तो अगर आप मैप देखेंगे और पूरा दिल्ली से देशांतर नीचे जाएंगे तो बेंगलोर के आसपास आपको मिलेगा। इसका सही जवाब था बेंगलोर, ये पूछा था 2018 में। फिर उसी तरह से नदियों के विषय में पूछेगा, जो अपवाह तंत्र हमने अभी आपको बताया। तो अपवाह तंत्र में कौन से ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है वो दिया हुआ था। तो ये आपको, तो ये इस तरह के क्वेश्चन लगभग विगत वर्षों में देखिए 35 क्वेश्चन। उसी तरह से देखें विश्व भूगोल में, तो विश्व भूगोल में 41 क्वेश्चन। तो अब इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो देखिए कि जैसे हमने बताया कि बादल की रात में ओस की बूंद क्यों नहीं बनती, ये क्लाइमेटोलॉजी से पूछा है। उसी तरह से सोलर रेडिएशन 21 जून के उसके बारे में पूछा है। उसी तरह से 2011 में एक क्वेश्चन पूछा था कि एस्ट्रॉयड और कॉमेट में क्या फर्क होता है, इससे क्वेश्चन पूछा था। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको काफी महत्वपूर्ण है, तो ये आपको देखना होगा। उसी तरह से सामाजिक भूगोल में 5-6 क्वेश्चन पूछा है, इसमें बहुत कम पूछता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सामाजिक भूगोल जो है आपको मुख्य परीक्षा के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी हम पीटी का एनालिसिस कर रहे हैं, तो पीटी में ये बहुत कम क्वेश्चन है। तो इसमें अगर हम देखें तो भारत में जनजाति और आज कौन सी जनजाति कौन सी, जैसे एक बार पूछा चंगवा चांगपा समुदाय कौन सा जनजाति किस राज्य में है। इस तरह से लिविंग रूट ब्रिज के बारे में पूछा कि ये कहाँ पाया जाता है। तो ये ज्योग्राफी का इस तरह से जो स्टेट स्पेसिफिक कौन से राज्य, तो ये थोड़ा सा आपको देखना, लेकिन ये बहुत कम पूछा है। अगर आर्थिक भूगोल में देखा तो आर्थिक भूगोल में 22 क्वेश्चन पूछा। आर्थिक भूगोल भी उस हिसाब से आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आर्थिक भूगोल में पूछा था कि खनिज से संबंधित पूछा 2018 में कि कौन सा खनिज कौन राज्य से संबंधित है। तो जैसा कि हमने बताया था कि हम लोग जब पढ़ेंगे इसमें तो मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में जो पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कौन सा राज्य इस खनिज के लिए महत्वपूर्ण है। उसी तरह से कृषि एवं मिट्टी पर्यावरण में जो है, जैसे कि कृषि जो है सो नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा है। तो जैसे कि इंडिया के एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे लाइव स्टॉक का कितना जी है, जो हमारा जो जानवर पालन या पशुपालन के बारे में करते हैं। उस तरह से मिट्टी में जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसमें नाइट्रोजन किस तरह से पुनर्चक्रित होता है। तो ये सारी चीजें हैं। उसी तरह से खरीफ फसल के बारे में पूछा था 2019 में, ये देखिए ये 2018 में, ये 2019 में पूछा है। तो इस तरह से आप देखें तो सिविल सर्विस का, तो ये सारे प्रश्न जो है वो काफी आपको, तो ये आपका एक एनालिसिस था मोटे तौर पे
तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, आगे हम लोग ले लिया सर। चलिए अब आगे चलते हैं हम। अब इसको अगर और एनालिसिस करके देखें क्या क्या हमको इसके आगे चलना है, तो भौतिक भूगोल में अगर हम देखें, जब जैसा कि हमने देखा कि भौतिक भूगोल में 72.6% अगर यूपीएससी का बैक ईयर का हम लोग एनालिसिस करते हैं तो पाते हैं 72.6% भौतिक भूगोल से फिजिकल ज्योग्राफी से। तो इसका अर्थ यह हो गया कि हम लोग को फिजिकल ज्योग्राफी की बहुत ही फोकस करने की जरूरत है, खास करके जो भी फिजिकल ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है उसको समझना है। आप लोग जानते हैं कि जो यूपीएससी जो होता है, यूपीएससी का क्वेश्चन और जो नॉर्मल पीटी का क्वेश्चन होता है अदर एग्जाम का, चाहे एसएससी हो कुछ भी हो, दोनों में बहुत फर्क होता है। नॉर्मल में क्या पूछा है, कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, ठीक है, या कौन सा नदी कहाँ डेल्टा बनाती है कहाँ नहीं बनाती है। लेकिन यूपीएससी में क्या पूछेगा, डेल्टा बनाती है तो क्यों बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है तो क्यों नहीं बनाती है। इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी होता है। तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना होगा भौतिक भूगोल, ठीक है। उसी तरह से दूसरा इसके आगे हम लोग देखेंगे तो विश्व भूगोल पर इसमें भी विशेष ध्यान देना है, खास करके जैसे हमने बताया कि क्लाइमेटोलॉजी से बहुत सारा क्वेश्चन आपका आता है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। उसी तरह से जैसे फिजिकल में हमने देखा कि एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स में क्या फर्क है, और खास करके अब जो स्पेस वाला क्षेत्र है वो काफी इम्पोर्टेंट हो रहा है। आप जान ही रहे हैं कि स्पेस का जिस तरह से प्राइवेट कमर्शियलाइजेशन हो रहा है हमारे भारत में। अभी स्पेस में एक द हिंदू में आर्टिकल भी बहुत बड़ा आया था कि किस तरह से हमारा स्पेस का रेगुलेशन, स्पेस को किस तरह से, तो इसको भी भारत कमर्शियलाइज करने की जरूरत है। तो इसको अगर देखेंगे तो इसमें जो विश्व भूगोल का जो आप एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ये सारा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से एक एक क्वेश्चन समझिए तो पूछता ही है। उसी तरह से अब सवाल है कि भौतिक भूगोल के लिए पढ़ें, क्वेश्चन यहाँ उत्पन्न होता है, तो आपको ज्यादा इधर उधर का गाइड नहीं, क्योंकि ज्यादातर गाइड जो होता है वो गाइड नहीं, मिस गाइड आपको होता है। क्या बहुत सारी चीजें, बहुत बड़े बड़े लोगों के गाइड हमने देखा है कि जो बहुत उसमें गलतियां होती, या तो करते क्या है हिंदी वालों के साथ मुख्यतः हमने देखा है कि सीधा उसको ले लिया या गूगल ट्रांसलेट करके आ गया मार्केट में। यानी ऐसा हो जाता है कि अभी इस तरह का विज्ञान का नोट्स आया है, आप मार्केट का अगर उठा के देखें तो नोवेल कोरोना वायरस को उन्होंने लिखा उपन्यास कोरोना वायरस, आप समझ सकते हैं। तो इसी तरह से पूरा, अगर जैसे एक करंट अफेयर्स का हम देख रहे थे हिंदी में, किन्होंने किसी कोचिंग का था, तो उसका मार्केट में जब आया तो उसका, चूंकि हम लोग दिल्ली में रहते हैं और पहले हम लोग वहाँ थे मुखर्जी नगर में अभी, तो मुखर्जी नगर में इस तरह से कचरे के भाव में ये लोग बेचते हैं कि आप देखेंगे कि उसमें जैसे अमेरिका ने भारत को प्रियोरिटी वॉच लिस्ट में रखा, तो प्रियोरिटी वॉच लिस्ट का क्या होगा, प्रमुखता निगरानी सूची होना चाहिए। तो उसमें उसने हेडिंग लिखा था भारत को प्रमुखता घड़ी सूची में रखा। घड़ी सूची ये क्या हुआ भाई। तो वो लोग कुछ नहीं देखते हैं, हिंदी वालों के लिए कुछ नहीं, सिर्फ इंग्लिश में आया उसको ट्रांसलेट किया और फेंक दिया बच्चों को अपना पढ़ना पढ़ो। तो ये भी आपको ध्यान में देने की जरूरत है कि पढ़े क्या। स्टैंडर्ड बुक में आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चाहे आप ओरिजिन ऑफ अर्थ ले लें, चाहे आपका वाटर इन एटमॉस्फेयर ले लें, और इसमें जो मुख्य डाटा और आंकड़े दिए हुए हैं उसको थोड़ा सा आप करंट के सरकारी वेबसाइट से अपडेट करते रहें। और आपको अपडेट करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब आप हमारे क्लास ज्वाइन करेंगे तो हम आपको अपडेटेड देता, उसमें आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको एनसीईआरटी के इस 11वीं क्लास की किताब से पढ़ना। उसके अतिरिक्त भी अगर आप कोई किताब पढ़ना चाहते हैं तो माजिद हुसैन का आता है भूगोल, भारत का भूगोल, इसको भी आप पढ़ सकते हैं।